हिंदी आशुलिपि अभ्यास संख्या 1 यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। जो भी प्रशिक्षार्थी या अभ्यर्थी एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग या किसी भी बोर्ड की 80 शब्द प्रति मिनट की गति से टेस्ट दे रहे हैं, उनके अभ्यास के लिए यह डिक्टेशन बहुत अधिक लाभदायक रहेगी। प्रशिक्षार्थी इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा इस डिक्टेशन के साथ इस डिक्टेशन की एक वर्कबुक भी मेरे द्वारा तैयार की गई है और साथ ही मानक प्रणाली पर आधारित आउटलाइन भी बनाई गई है। प्रशिक्षार्थी उन आउटलाइनों का भी लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आइए लिखते हैं डिक्टेशन। रेडी? रेडी? यस। माननीय सभापति जी, आज जो किसान हैं, जो गन्ना पैदा करता है, वह परेशान है कि आगे क्या होगा। हमारा यह व्यापार रहेगा या नहीं रहेगा, उसका यह व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि किसानों को गन्ने की ज्यादा कीमत मिले। हम किसानों की सहायता करना चाहते हैं और किसानों से हम यह आशा करते हैं कि किसान अधिक से अधिक फसलें पैदा करें, लेकिन दूसरी तरफ किसानों को जो वाली चीजें हैं, उन पर नए टैक्स लगाए जाते हैं। केवल केंद्र सरकार ही नहीं, बल्कि राज्य सरकारें भी टैक्स लगाती रहती हैं। अधिक उपज के लिए किसानों को कुछ चीजों की आवश्यकता है, जिनकी पूर्ति करना बहुत आवश्यक है। उनको ऐसे साधन चाहिए जिनको वे खेती में इस्तेमाल कर सकें। हमारे प्रदेश में बड़े बड़े बांध बने हैं और उनसे बिजली पैदा होती है, लेकिन बिजली घर का कहीं पता ही नहीं है। बिजली घर यदि बना भी हुआ है तो भी उनको बिजली नहीं मिलती है। नलकूप पड़े हुए हैं, लेकिन चालू नहीं किए जा रहे हैं। जहां पर बिजली पहुंची भी है, वहां के जो किसान हैं, वे भी दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, लेकिन उनको बिजली नहीं मिलती है। बेचारे किसी तरह से कर्ज लेकर डीजल पंप खरीदते हैं और उससे वे काम चला रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने डीजल तेल पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। इसका नतीजा यह होगा कि उनके पंप पड़े रह जाएंगे। फिर आपको कहां से अन्न मिलेगा? आप किसान से यह आशा करते हैं कि वह अधिक अन्न पैदा करके आपको दे। उपज बढ़ाने के लिए जो साधन हैं, उन पर भी आप टैक्स लगाते जा रहे हैं। किसान पर आप इतना बोझ डालते
जा रहे हैं कि उनके प्रयोग को ही किसान भूल गया होगा। महोदय, सरकार द्वारा खाद की भी बात की जाती है। आप कारखाने भी खोलना चाहते हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उनको आप निवेदन कर रहे हैं कि वे यहां आकर खाद के कारखाने खोलें और खाद पैदा करें। क्या खाद आप इसलिए पैदा करना चाहते हैं कि किसान उसको ले जाए और उसकी फसल भस्म हो जाए? कारण यह है कि उसको समय पर पानी तो मिलेगा नहीं। अगर पानी नहीं मिलेगा तो खाद किस काम आएगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूं जो देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। आजकल कृषि पर बहस चल रही है और मैं कई दिनों से इस सदन में सुन रहा हूं। कई लोगों ने तो सरकार की बड़ी तारीफ की है कि वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि पिछली बार सदन में आपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 2 साल में हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कहने के पीछे उनका आधार क्या है? ऐसे कौन से उनके पास प्रमाण हैं जिनके आधार पर उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है? मैं चाहता हूं कि जब वह उत्तर दें तो इस बात को अपने उत्तर में अवश्य बताएं। महोदय, आप जानते हैं कि इस देश में 60% लोग खेती करते हैं और उसके बाद भी आज हमारे देश का सम्मान दूसरे देशों में कितना है? आज हम दूसरे देशों से खाद्यान्नों का आयात काफी मात्रा में कर रहे हैं। खाद्यान्न की स्थिति बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। देश में जहां लोग 60% खेती करते हैं, हम भोजन के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। इसके कुछ कारण हैं। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ उस समय से इस सरकार ने कुछ गलतियां की हैं, जिसका यह परिणाम है कि आज इतने वर्षों के बाद भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने देश में पहला स्थान खेती को न देकर उद्योग को दिया गया है। उद्योग हमारे देश के लोगों की जीविका का मुख्य साधन नहीं हो सकता है। भोजन की समस्या के हल के लिए किन किन चीजों की
आवश्यकता है उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि देश में सिंचाई पर काफी जोर दिया जाना चाहिए और सिंचाई तथा खाद्य मंत्री एक होना चाहिए। पानी के बाद खेती के लिए खाद भी आवश्यक है। खाद का स्थान दूसरा हो सकता है। आज देश में खाद की बात काफी जोर देकर कही जाती है। यह कहा जाता है कि उपज को बढ़ाने के लिए खाद की आवश्यकता है। बिना खाद के उपज नहीं बढ़ सकती, किंतु खाद कहां तक उपज को बढ़ा सकेगी यह भी देखने और सोचने की ही बात है। इस ओर एक समन्वयक नीति चाहिए। स्टॉप। ये डिक्टेशन 10 मिनट की 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। प्रशिक्षार्थियों को कहना चाहूंगा कि जो लोग कर्मचारी चयन आयोग या किसी भी बोर्ड की या किसी भी अदालत में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए यह डिक्टेशन बहुत अधिक लाभदायक रहेगी। इस डिक्टेशन से आप बार बार अभ्यास कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की मैंने आउटलाइन भी बनाई हुई है मानक प्रणाली पर। जो भी प्रशिक्षार्थी उन आउटलाइनों की मांग करेगा, कमेंट्स में कोई मैसेज देगा या मेरे फोन नंबर पर व्हाट्सएप करेगा, उनके पास ये डिक्टेशन भेज दी जाएंगे। इस डिक्टेशन की आउटलाइन भेज दी जाएंगी। ये इस डिक्टेशन की मैंने आउटलाइन बना रखी है। एक वर्कबुक है जिसका प्रशिक्षार्थी लाभ उठा सकते हैं। अगर किसी भी प्रशिक्षार्थी को मानक प्रणाली पर आधारित आउटलाइनों की आवश्यकता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8586883381 पर यदि एसएमएस करेंगे या मैसेज देंगे तो उनके पास मानक प्रणाली पर आधारित आउटलाइन भेज दी जाएंगे। अंत में एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर आपको टेस्ट क्लियर करना है तो अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए। अभ्यास में जब आप लिप्यंतरण करते हैं तो उस लिप्यंतरण को मूल टेक्स्ट से मिलाइए। जो भी डिक्टेशन लिखते हैं उसकी आउटलाइन को पढ़िए। गलतियों पर नियंत्रण कीजिए। यदि आपकी एक बार गलती आती है तो वो गलती बार बार नहीं आनी चाहिए। अंत में सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।